अजो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे और एक आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का कर रहे थे भैया। उसका असाइनमेंट चलेगा भैया हमारा यूनिट थर्ड। और आज का हमारा जो लेक्चर 20 है इसमें हम जितनी भी असाइनमेंट की प्रॉब्लम होगी वे सारी असाइनमेंट को हम क्लियर कर रहे होंगे भाई। जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना? मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी को? जल्दी से बताएंगे भैया। मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी को? जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से सभी जुड़ जाओ और बहुत अच्छे तरीके से बताओ जल्दी, कोई दिक्कत समस्या तो ना? एक बार आ जाओ जल्दी से और फिर स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से भैया अपना असाइनमेंट को। और लास्ट टाइम पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे भैया। एक बार जल्दी से आ जाओ सभी और जल्दी से क्वेश्चन के बारे में बताएंगे भैया। अब से आपकी सभी की 7 बजे से क्लास रहनी स्टार्ट हो जाएगी भैया। 2 घंटे से ज़्यादा की आपकी क्लास रह करेगी जिससे कि आपका कोर्स जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है भैया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम टैकल कर लें, ठीक है। तो हमारी यूनिट थर्ड के असाइनमेंट चल रहे थे भैया। असाइनमेंट प्रॉब्लम चल रही थी और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। एक बार जल्द से जल्द सभी जुड़ जाओ और फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो लास्ट टाइम पे हमारा कुछ चीजें चल रही थी, आज उन चीजों पे ही हम डिस्कस करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से भैया। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भैया बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जल्दी से जुड़ जाओ भाई सभी, लाइव क्लास स्टार्ट है। ठीक है भाई, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और सभी को इसका आंसर बताना है भैया। सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना। लास्ट टाइम पे मैं जो करा के आ गया था उसके आगे का ये क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर है हमारा, पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है भैया। बीटा पार्टिकल किसके इक्वल होता है? जल्दी से कमेंट करके, तो आप इसे विदाउट ऑप्शन भी बता सकते थे भैया। जल्दी से बताओ, बीटा पार्टिकल किसके इक्वलेंट होता था? बीटा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू, इक्वावेलेंट टू, यानी कि बीटा पार्टिकल किसके इक्वलेंट होता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैंने आपको बता रखा था भैया। जल्दी से बताओ। ऑप्शन है पहला हमारा, क्या इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता था, इक्वलेंट होता था। दूसरा, प्रोटॉन के इक्वलेंट होता था। और सी है, क्या न्यूट्रॉन के इक्वलेंट होता था। और डी ऑप्शन है भैया हमारा, ऑल ऑफ दी अबोव, क्या सभी के एक जैसा रहता था? ऑल ऑफ दी अबोव। जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर रहने वाला है? जल्दी कमेंट करो भैया, फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर रहने वाला है? जल्दी से। एक बच्चे ने आंसर बताया भैया,
जो बीटा पार्टिकल होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? एक बच्चे ने ऑप्शन बताया इलेक्ट्रॉन के। तो देख लेते हैं भैया किस प्रकार से। मैंने आपको बताया था जो बीटा पार्टिकल इक्विवेलेंट होता है, बीटा पार्टिकल को एक दूसरा भी नाम बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है फास्ट इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल का भैया दूसरा भी नाम है क्या? फास्ट इलेक्ट्रॉन। तो भैया हम कह सकते हैं बीटा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है भैया, किसके इक्विवेलेंट होता है? इलेक्ट्रॉन के। तो अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सभी को आई होप समझ में आ गया होगा भैया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये कितनी बारी क्वेश्चन आपका आ चुका है, और इसका असाइनमेंट में इसका आंसर आप ठीक भी कर लेना। ठीक है भाई, हम जो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमने पढ़ रखी होंगी तो असाइनमेंट में सारे के सारे देखो। असाइनमेंट में भी आपको जो है 100 में से लगभग भी 98 के बिल्कुल ठीक मिलेंगे जो आंसर की मैंने भेज रखी है। एक दो का आपका गलत हो सकता है लेकिन आपको पता चल जाएगा। नोट करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आंसर में जो इसका लिख रखा है आंसर डी लिख रखा है लेकिन ऑप्शन कुछ और रहेगा। देखो अब कैसे रहेगा, द पार्टिकल लाइंग, द पार्टिकल लाइंग, यानी कि जो भी पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वे कौन कौन से पाते हैं? जल्दी से बताओ भैया। न्यूक्लियस इज, तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या? फोटोन मिलेंगे। ठीक है, और सी ऑप्शन है ए और बी मिलेंगे, यानी कि फोटोन और वो। और जल्दी से एक बार बताओ, अगर मैं इसका एक बार डी ऑप्शन ये भी रख दूं, डी ऑप्शन ये भी रख दूं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ये भी रख दूं, और ई ऑप्शन इसमें ये भी रख दूं, ई ऑप्शन मैं इसमें क्या रख दूं? न्यूट्रॉन भी रख दूं। तो जल्दी से बताओ इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ऑप्शन में बताया आंसर कुछ स्टूडेंट ने भैया कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर पहले उसको जाए तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फोटोन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका। अगर एक प्रकार से इसमें न्यूट्रॉन हो सकता था लेकिन ये प्रोटॉन के साथ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए और बी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपका मतलब बदल बदल के भी आता रहता है तो आपको ज्यादा है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने इसका ऑप्शन दिया है ई, वो कह रहा है द पार्टिकल, कौन सा ऐसे पार्टिकल्स होते हैं? चलो मैं आपको टेंशन फ्री रहो, मान लो आप ज्यादा टेंशन मत ना लो, फिर इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूँ न्यूट्रॉन को ना, तो फिर आपके साथ में ये खाली एक आ रहा है। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर रहने वाला है इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा भैया। आप तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? ठीक है, बहुत बढ़िया। चले भाई आगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार जल्दी से थंब करके बता दो, कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। अब जब हमारा बीटा पार्टिकल बीटा डिके होता है, क्वेश्चन नंबर ये है कि बीटा, वो कह रहा है हमारा अगर बीटा डिके होगा तो क्या मिलेगा? जल्दी से ऑप्शन ही बता दो जल्दी से। अगर बीटा डिके होता है, मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी बताई थी, बीटा डिके गिव्स, यानी कि जब बीटा का क्षय होता है, क्या होता है भैया? बीटा का क्षय होता है, तो उस केस में क्या होता है, क्या मिलता है? या एक काम करो भैया, आप इस ऑप्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा तीसरा था भैया ये, और तीसरे में बता रहा है वो द न्यू पार्टिकल, द न्यू पार्टिकल, द न्यू पार्टिकल इज एमिटेड with beta decay, with beta decay, the name of the particle, the name of that particle, यानी कि जब बीटा डिके, बीटा बाहर निकलता है एक तरीके से ऐसा मान के चलो, तो एक पार्टिकल और निकलता है उसके साथ, और उसका आंसर क्या, नाम क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया। क्या न्यूट्रॉन होगा? न्यूट्रिनो का न्यूट्रिनो होगा? बी ऑप्शन दे रखा, क्या एंटी न्यूट्रिनो होगा?
क्या एंटी न्यूट्रिनो होगा? और सी ऑप्शन है क्या न्यूट्रॉन होगा? और डी ऑप्शन रहेगा आपका ऑल ऑफ दी अबोव, क्या सभी रहेंगे? जल्दी बताओ, क्या सभी रहेंगे भैया? आंसर कमेंट करो। एंटी न्यूट्रिनो, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है भैया इसका, जल्दी बताओ। एंटी न्यूट्रिनो जवाब दिया है कुछ बच्चों ने, जल्दी से बताओ। फिर मैं आपको इसकी एक इक्वेशन भी बताता हूँ। जब हमने बीटा डीके करा था तो आपको याद होनी चाहिए भैया इक्वेशन क्या बनती थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने आपको असाइनमेंट कराया था बीटा डीके में, तो मैंने आपको बीटा डीके में बताया था, बीटा डीके में बताया था कि भैया अगर सपोज करो कोई भी पेरेंट्स एलिमेंट आप इस प्रकार से लेके चल रहे हो और उसमें से क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, तो इसमें से क्या निचले वाले में से एक ऐड हो जाता था, z+1, और यहाँ से ये x मान लो x भी रह गया, और a जो है मतलब हमारा चेंज हो जाता था। तो ये हमारा कैसा होता था, डॉटर एलिमेंट। लेकिन इसके साथ में एक तो हमें मिलता था -1 बीटा 0, तो ये हमारा होता था बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जिसे हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते थे भैया इलेक्ट्रॉन। और एक हमारी जो टर्म्स बनती थी न्यू बार, ये बनता था भैया एंटी न्यूट्रिनो। तो इसी के बारे में पूछ रहा वो हमारे से कि बीटा डीके में एक नया पार्टिकल बनता है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसको ही बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं भैया? एंटी न्यूट्रिनो, यानी कि प्रति न्यूट्रिनो आओगा भैया, प्रति कण न्यूट्रियन, न्यूट्रिनो, प्रतिकण न्यूट्रिनो। वो कह रहा है जब आप एक बीटा डीके करते हो तो एक नया पार्टिकल क्या बनता है, जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? तो ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका बन सकता था कि जब एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है, या ऐसा भी कह सकते हो कि भैया एंटी न्यूट्रिनो किस में से मिलता है, तो आपको बता देना है भैया एंटी न्यूट्रिनो किस में से मिलता है, बीटा डीके में से मिलता है। ठीक है भैया, एंटी न्यूट्रिनो किस केस में, ये आपका मतलब नोट पॉइंट है कि भैया एंटी न्यूट्रिनो जो मिलता है किस में मिलता है। अगला ऑप्शन आपको इस प्रकार से हो सकता था, एंटी न्यूट्रिनो किस में मिलता है, बीटा डीके में, बीटा डीके में। ठीक है भैया, यानी कि बीटा 6 में हमें एंटी न्यूट्रिनो मिलता था। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी हद तक? फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ सर, फिर न्यूट्रिनो क्या होता है? बहुत बढ़िया। चलो ये कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रिनो क्या होता है भैया। यहाँ तक एक बार नोट करेंगे। चलो, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो, देख लो भाई। अब इसका पूरा बीटा डीके का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, बीटा डीके का पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे कि आपको बीटा डीके के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएं। ठीक है भैया, अभी आपको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट एक लाइन लिखाता हूँ, नोट पॉइंट आपको जल्दी से देखो भाई एक बार नोट पॉइंट। बीटा बीटा डीके के बारे में देखते हैं भाई, पूरा कंसेप्ट से देख लेते हैं अच्छे से, बीटा डीके का कैसा कंसेप्ट होता है, बीटा डीके का क्या कंसेप्ट होता है, यानी कि बीटा 6 के बारे में पढ़ेंगे।
बीटा 6 के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक बात ध्यान से समझेंगे। देखो देखो बीटा डीके में होता क्या है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगर सपोज करो मेरा 92 यूरेनियम 238 है, 92 यूरेनियम 238 है, ठीक है भैया। और इसमें से क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें बीटा डीके होने का मतलब है यहाँ पर 93 और यहाँ यूरेनियम की जगह कुछ और हो जाए और ए में कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप कहते हो इसके जेड में तो एक की इंक्रीमेंट हो जाता है और ये कोई नंबर बन जाता है और ए में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है भैया, ए में कोई भी चेंज नहीं होता। अब जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो न्यूक्लियस होता है, भैया सारी चीज समझ में आ जाएगी। आप आपस में कमेंट मत ना करो, यहाँ पे चीजों को समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लो, कोई दिक्कत समस्या ना रहने की आप सभी को, ठीक है भैया। एक बच्चे ने आंसर बता, वो ऐसा आ रहा है, मैं एक बार देखता हूँ भाई, एक सेकंड रुको भाई। चलो मैं अभी चेक करके देखता हूँ, एक बच्चा ब्लॉक हुआ है कोई भी, अभी एक बार देखता हूँ मैं। चलो क्लास के बाद देखते हैं। क्लास के बाद देखेंगे भाई। अगर मैं आपसे कह लगूं कुछ चीजों पे यहाँ से बीटा डीके से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स आपकी पूछी जा सकती हैं, उस टर्म्स को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ मान लो ये वाला हमारा 92 यूरेनियम 238 है, तो इस केस में जेड की वैल्यू आप कह रहे हो 92 है। और जल्दी से बताओ एन की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से। आप कहोगे 90, यहाँ से अगर आप 238 में से इससे 92 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। और 13 में से ये 9 जाएगा, 4 बचेगा, तो 146 कुछ इस प्रकार से आती है। और अगर मैं आपसे कह लगूँ यहाँ पे हमें कोई टर्म्स देख ली, मान लो सपोज करो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आती है भैया 93, और आप कहोगे एन की वैल्यू कितनी आती है, आप कहोगे 238 और माइनस के 93, तो आप कहोगे 145। क्या कहोगे आप 145। तो थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करना कि न्यूट्रिनो कैसे बनता है और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से अगर मैं जेड प्लस एन करता हूँ तो मेरा क्या रहता है, जल्दी से बताओ। 92 प्लस 146 क्या बन के आता है। अब अगर आप कहोगे तो 238, 238, ठीक है भैया। अगर यहाँ से आप कहते हो कि भैया जेड प्लस एन क्या आता है, जेड प्लस एन कितना आता है, तो आप कहोगे यहाँ से 93 प्लस 145, तो आप कहते हो 238 ही आता है। क्या इस केस में हमारा ये क्या आया है, पहले जो साइज था वो 238 था, सपोज करो पहले इसका साइज इतना था, मान लो 238 था। न्यूक्लियस के मान लो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने थे, ये 238 थे। और अभी भी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अभी भी 238 है। क्या न्यूक्लियस में कोई चेंज हुआ, जल्दी से बताओ। यानी कि आप कहोगे न्यूक्लियस में कोई भी चेंज ना हुआ, न्यूक्लियस कैसा रहा, अनचेंज रहा यहाँ पे। यानी कि नाभिक कैसा रहा भैया हमारा, नाभिक अपरिवर्तित रहा, अपरिवर्तित रहा। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है आपसे, क्या इस केस में न्यूक्लियस का साइज बदलता है बीटा डीके में, तो आपको कहना है कि यहाँ से कोई भी साइज नहीं बदलता। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, जरा जल्दी से एक चीज बताना बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया कि यहाँ पे जेड की वैल्यू तो हमारी कितनी होगी भैया, जेड की वैल्यू यहाँ पे हमारी 92 थी, और लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद में कितनी होगी, 93 होगी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 146 है, और 146 से अब कितनी होगी, 145 होगी। तो एक चीज मुझे जल्दी से बताओ, कौन सी चीज घटी, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी चीज घटी।
जल्दी से बताओ भैया, क्या क्या बताया मन्ना है आपको? जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से बताओ क्या चीज घटी, क्या चीज कम हुई। अब ये न्यूट्रॉन का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, और बीटा डीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने सभी ने जवाब दिया। अरे, आप कहोगे भैया हमारा न्यूट्रॉन घटा। पहले एन की वैल्यू कितनी थी भैया? 146 थी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी? 145। कैसी होगी भैया? 145। तो न्यूट्रॉन घटा। बस यहाँ से ही, इस कंसेप्ट से ही कौन सा कंसेप्ट बनकर चला? एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का कंसेप्ट। तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बीटा डीके से कौन कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि इस केस में क्या होता है भैया। इस केस में बीटा डीके में क्या होता है भैया हमारा? बीटा डीके में न्यूक्लियस का साइज कैसा रहता है? न्यूक्लियस का साइज कैसा रहता है? कैसा रहता है? अनचेंज रहता है। अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यदि मैं आपसे कह लगूं, अब यदि मैं अपनी एक इक्वेशन बनाने चला जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, क्या चीज घटने से क्या चीज बढ़ी? जल्दी से बताओ भैया, क्या चीज घटने से क्या चीज बढ़ी? आप कहोगे कि भैया एन का घटने से पी बना। एन के घटने से क्या बना? जल्दी से बताओ। एन के घटने से, एन के घटने से क्या बना? जल्दी से बताओ कमेंट करके। सभी स्टूडेंट बताओ, एन के घटने से क्या बना? जल्दी से बताओ, एन के घटने से क्या बना? सभी का आंसर आया भैया, एन के घटने से पी बना। ठीक है भैया, एन के घटने से क्या बना? पी बना। ठीक है। जब एन के घटने से पी बना, लेकिन इसे बैलेंस करना भी तो जरूरी था। एन पे चार्ज कैसा होता है? 0। और पी पे चार्ज कैसा होता है? प्लस होता है। तो भैया इसे हमें किससे रिप्रेजेंट करना रहेगा? पाई नेगेटिव से। इसे बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करना रहेगा? पाई नेगेटिव से। ठीक है भैया, किससे रिप्रेजेंट करना रहेगा? पाई नेगेटिव से। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये पाई नेगेटिव क्या बनता है आगे चल के? तो पी तो ऐसा का ऐसे ही रहता है, और ये पाई नेगेटिव टूटने के बाद में यहाँ पे बनता है भैया ई, और यहाँ पे बनता है अब ई। ये पाई भाई ये इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ई पे कैसा चार्ज आओगा? नेगेटिव। लेकिन हमें क्या करके चलना है? देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इधर आपका चार्ज कैसा है? आप कहोगे यहाँ पे चार्ज है 0। अभी भी यहाँ पे चार्ज कैसा बना हुआ है? जल्दी से बताओ। इस केस में भी यहाँ पे पी का कैसा रहता है? +1। और ऊपर चार्ज कैसा बना हुआ है? यहाँ पे -1। तो आप कहोगे अभी भी चार्ज कितना बना हुआ है? 0 बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख देख कर चलते हो, तो पी पे कैसा चार्ज हो गया? यहाँ पे पी पे पॉजिटिव हो गया, ई पे कैसा हो गया? नेगेटिव रह गया। लेकिन अब जो बिल्कुल पी और ई ने तो एक दूसरे को खत्म कर लिया, तो एक ऐसी टर्म्स आती है, एक ऐसी टर्म्स आती है जो इन सभी के साथ में आती है, उसे कहते हैं न्यू बार। क्या बोलते हैं भैया? न्यू बार। ये क्या है हमारा? ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा है क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। अब इस बात को ध्यान से समझ कर चलना। एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट क्या है? मैं एक लाइन लिखता हूं, उस लाइन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाओगे। ठीक है भैया, यहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिला, अभी मैं आपको उस कंसेप्ट की लाइन बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैंने कहा एक साइंटिस्ट आए इन 1931 में, एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था पाउली। आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा, पाउली। उन्होंने क्या बताया था? पाउली ने प्रपोज करा इस बात को कि डेट इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल, मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, उसका चार्ज कैसा है? हैविंग 0 चार्ज। कैसा चार्ज है भैया उसमें? 0 चार्ज है। आवेश कैसा है भैया? 0 है। हैविंग 0 चार्ज, आवेश रहित है वो। लेकिन उसका रेस्ट मास भी कैसा है भैया? जल्दी से बताओ, उसका रेस्ट मास भी कैसा है? 0 है। 0 रेस्ट मास है। 0 रेस्ट मास है। एंड
स्पिन कैसी है उस चीज की, स्पिन है 1/2, 1/2 इज सजेस्टेड, टू बी। और उन्होंने सजेस्ट करा कि भैया एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास तो होता है 0, रेस्ट मास कैसा होता है 0, और उसका चार्ज भी कैसा होता है 0, स्पिन कैसी होती है 1/2, और वो किसके साथ निकलता है, सजेस्टेड टू बी द बीटा पार्टिकल, किसके साथ निकलता है, बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है। और बीटा पार्टिकल को मैंने क्या कह दिया, बीटा पार्टिकल को एक तरीके से यहाँ पे क्या कहता हूं मैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन कहता हूँ, क्या कहता हूँ भैया, इलेक्ट्रॉन कहता हूँ, बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है। और बीटा पार्टिकल को मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया, ठीक है भैया। देन द, और इसकी, देन द एनर्जी और मोमेंटम, यानी कि इसकी ऊर्जा और संवेग भी कैसे होते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम भी, एंड एंगुलर मोमेंटम भी, कोणीय संवेग भी, एंड एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम भी कैसी रहती है, संरक्षित रहती है, कभी नहीं बदलती, कंजर्व्ड, कंजर्व, दैट इज, दैट इज, दैट इज दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, और इस पार्टिकल का क्या नाम दिया, दैट इज, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, ऐसे पार्टिकल का क्या नाम रखा गया भैया, न्यूट्रिनो, क्या कहा गया भैया, न्यूट्रिनो कहा गया उसे। और हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिनो कुछ देखने में, एक बात बताओ यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, मतलब अगर मैं कह लगूं ये खाली न्यू जो है ये न्यूट्रिनो का काम कर रहा है, ये फोटोन के जैसा होता है, कैसा होता है, फोटोन के जैसा। दस द नेक्स्ट लाइन, ये वाली बात एक बार लिख लो सभी स्टूडेंट, एक बार ये वाली बात लिख लेंगे। तो ये आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, किसकी, न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एक पाउली नाम का, जल्दी से एक बार सभी नोट कर लेंगे यहाँ तक का। और ये वाला कंसेप्ट हमारा बीटा डीके का आज कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है भैया। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा आप सभी ने, यानी कि आपको एक बात तो पता लग गई है सर, न्यूट्रिनो में क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूट्रिनो की जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टी बताओ भैया, क्या क्या होती है, ठीक है भैया, जल्दी से इसकी प्रॉपर्टी बताओ न्यूट्रिनो की। तो न्यूट्रिनो की हमारी जो प्रॉपर्टी रहती होगी भैया, वो क्या क्या रहती होगी, जल्दी से बताओ। पहली प्रॉपर्टी तो ये रहती होगी भैया, उसका रेस्ट मास कैसा होता होगा, और न्यूट्रिनो को मैं कह रहा हूँ न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है भैया, रेस्ट मास कैसा रहता होगा इसका, 0, ठीक है। चार्ज कैसा रहता होगा, यानी कि चार्ज भी कैसा रहता होगा इसका, 0। और स्पिन कैसी रहती होगी उसकी, स्पिन कैसी रहती होगी, आप क्या होगे 1/2, ठीक है। चौथी चीज, एनर्जी, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, कैसा रहता है भैया, सुरक्षित रहता है, कंजर्व, कैसा रहता है भैया, सुरक्षित रहता है।
तो आपको ये बात पता चली होगी। और ये सारी चीजें उसने किसने बताई थी भैया न्यूट्रिनो की? पाउली ने बताई थी। किसने बताई थी भैया ये सारी चीजें? पाउली ने। ठीक है भैया, ये सारी चीजें किसने बताई थी भैया? पाउली ने बताई थी। तो अब यहां से एक बात और बन के चलती है, क्या? एक तरीके से न्यूट्रिनो जो किसकी तरीके से बिहेवियर करता है उस चीज को भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रिनो यहाँ पे काम कर रहा है किसके तरीके से? एक तरीके से फोटोन के तरीके से, लाइक एज फोटोन, यानी कि फोटोन के तरीके से काम कर रहा एक तरीके से ना। तो देखो, फोटोन की यदि स्पिन के बारे में बातचीत करोगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल में यूनिट 4 पढ़ाऊंगा, तो फोटोन की स्पिन कैसी होती है? 1/2 होती है। फोटोन की स्पिन कैसी होती है? 1/2 होती है। और चार्ज भी कैसा होता है? उस पर 0 होता है। मतलब सारी प्रॉपर्टी फोटोन के होते हुए भी, लेकिन स्पिन कैसी होती है वहां पे? 1/2। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है भैया? न्यूट्रिनो। क्या बोला जाता है भैया? न्यूट्रिनो। तो आप कहोगे, बिल्कुल सही बताया, एक होती है फोटोन की, बिल्कुल बढ़िया बताया आपने। तो न्यूट्रिनो का तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिनो होता क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा न्यूट्रिनो होता क्या है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं एंटी न्यूट्रिनो की बात कहाँ से हुई। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया बीटा डिके में दो चीजें निकल, बीटा डिके भी ना दो, बीटा डिके में भी दो चीजें निकल के चलती हैं। दो चीजें निकल के चलती हैं, एक तो खुद वो न्यू होता है यानी कि न्यूट्रिनो होता है, और एक होता है भैया न्यू बार, एंटी न्यूट्रिनो होता है। एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो आप कहोगे, आप कहोगे कि इसकी रिएक्शन को किस प्रकार से लिखेंगे? मैंने कहा जो 0 n1 यानी कि न्यूट्रॉन मतलब खत्म होता है, न्यूट्रॉन खत्म होता है, पी बनता है। अब प्लस जो ये यहाँ पे आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? जल्दी से बताओ भैया इलेक्ट्रॉन का। -1 बीटा 0, -1 बीटा और 0। और यहाँ पे जो ये इसे इन सबको खत्म करेगा और इसके इक्वल है होगा, तो आप कहोगे इसे क्या होंगे? एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहोगे भैया? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है भैया, तो ये सारा जो केस है ये आपका किसके साथ जुड़ा हुआ था? बीटा डिके के साथ जुड़ा हुआ था। जल्दी से बताओ, अब तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। यानी कि एंटी न्यूट्रिनो तो एक तरीके से ऐसा मान के चलो भैया, ऐसे मान के चलो कि अपने आप में एक खत्म करने वाला केस है न्यूट्रिनो को। तो जब हम बीटा डीके कराते हैं तो दो चीजें इसके साथ निकलती है, एक तो न्यूट्रिनो, एक एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो की तो बात हो ही ना रही, न्यूट्रिनो की तो हमने प्रॉपर्टी देख ली। तो एंटी न्यूट्रिनो ये होता है, यानी कि एक तरीके से फोटोन का, फोटोन के तरीके से ही काम करता है, लेकिन फोटोन की स्पिन होती है भैया एक। लेकिन और यानी कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया इसमें किसकी होती है? न्यूट्रिनो में, फोटोन की। लेकिन केवल एक प्रॉपर्टी इसमें अलग होती है, क्योंकि फोटोन की स्पिन होती है 1, लेकिन न्यूट्रिनो की स्पिन होती है कितनी? 1/2। कैसी होती है भैया? 1/2। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा बीटा डिके में इसकी तो बहुत कम बात होती है न्यूट्रिनो की, तो एंटी न्यूट्रिनो की होती है। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि बीटा डिके में आप कंफ्यूज ना हो, जिससे कि तो आपको याद रखना कि बीटा डिके में कौन सा एक ही पार्टिकल निकलता है, आप एक ही याद रखो। आप ज्यादा टेंशन मत लो कि बीटा डिके में कौन सा पार्टिकल निकलता होगा? एंटी न्यूट्रिनो। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? अब समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। चलो एक आध क्वेश्चन और मैंने इसका आपको बताया था, एक बार और देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन क्या था? अब हमारे अपने क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चन क्या था जल्दी से बताओ? क्वेश्चन था हमारा कि भैया द न्यू पार्टिकल इज एमिटेड विद बीटा। ठीक है भैया, द न्यू पार्टिकल इज एमिटेड बाय बीटा डिके, नेम द पार्टिकल। तो भैया आपको बताना एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, वहां पे मैंने बीटा डिके में आपको गलती से क्या भी लिखवा दिया था? न्यूट्रिनो लिखवा देता तो, लेकिन याद रखना
बीटा डीके में तो एक ही पार्टिकल निकला है सर। न्यूट्रॉन निकलने के लिए कोई स्पेशल रिएक्शन होती है क्या? न्यूट्रॉन निकलने के लिए, न्यूट्रॉन निकलने का मतलब, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकलने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन देख लियो। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में होती है, न्यूट्रॉन निकलता है वहां से। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं भाई। जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी से बताएंगे भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है भैया हमारा, क्वेश्चन है हमारा इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट एनर्जी ऑफ वन म्यू मास, वन म्यू मास इज, यानी कि एक म्यू मास में कितनी एनर्जी लगभग निकल जाती होगी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया। 930 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये बाइंडिंग एनर्जी से आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था 931.5 MeV की। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका यूपी बोर्ड में इस साल भी आया हुआ क्वेश्चन था। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, जल्दी से कमेंट करो, नन ऑफ दिस, जल्दी से कमेंट करेंगे भैया। कुछ बच्चों का आंसर आया, कुछ बच्चों का आंसर आया भैया। स्टडी मटेरियल पे पीडीएफ होती है भैया, स्टडी मटेरियल पे पीडीएफ होती है। ठीक है भाई, देखो भाई इसका, इसका किस प्रकार से भी क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, पहले एक बार ध्यान से समझो। अगर आपसे कहा एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू भी पूछने लगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू भी कितनी होती है, तो अभी तब भी आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बतानी है भैया। ठीक है, या आपसे क्या लगा एक AMU, तो इसका मतलब भी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। या आपसे ये इस प्रकार से भी आ सकता है 1 म्यू मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, जब भी 931.5 MeV लिख गई हो भैया। ठीक है, और जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा इतनी रहेगी तो 931.5 MeV रहने वाली है। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी?
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, नोट कर लो भाई, फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आइसोटोप्स है, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉन से रिलेटेड है भैया क्वेश्चन। द द क्वांटिटी द क्वांटिटी रिमेन रिमेन सेम इन आइसोटोप्स। ठीक है भैया, पहला ऑप्शन है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, बी ऑप्शन है भैया इसका मास नंबर। ठीक है भैया, चलो मैं इस क्वेश्चन का अलग से कंसेप्ट आपको ऐसे ही बता देता हूँ भैया, इसका कंसेप्ट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है भैया, इसका कंसेप्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिनका कंसेप्ट ऐसे ही हो जाएगा खत्म हमारा। देखो भाई, अगर मैं आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे ही बता देता हूँ, कुछ हमारे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपने कुछ जैसे एलिमेंट पढ़े होंगे, जैसे सपोज करो 12 12 mg, या सपोज करो ऐसे ले लेते हैं भाई 8O16 पढ़ा होगा आपने, और आपने पढ़ा होगा 8O17। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें किसकी वैल्यू इक्वल है भैया, इसमें किसकी वैल्यू इक्वल है, आप कहोगे भैया जेड की वैल्यू इक्वल है। जेड कैसा है, सेम है। ठीक है, और जेड क्या था हमारा, परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर। और ए कैसा होता है यहाँ पे, ए कैसा होता है, एटॉमिक मास कैसा होता है भैया यहाँ पे, एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे वाले पार्टिकलों को क्या बोला जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यानी कि अलग रह हुआ है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, या द्रव्यमान संख्या कह दो भैया, इससे द्रव्यमान संख्या कैसी रह हुआ है, या एक बार आप करो परमाणु भार कह दो, परमाणु भार। परमाणु भार कैसा रह हुआ है, डिफरेंट रह हुआ है। तो इस वाली चीजों को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ सभी एक बार कमेंट करके, क्या बोला जाता है पहले वाले केस को। ये आपका केस फर्स्ट हो गया, फिर केस सेकंड पे जाएंगे भैया हम। जल्दी से बताओ क्या क्या बोला जाता है। सर आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होता है ना, कंफर्म मत ना करो, जल्दी से आंसर बताओ, कंफर्म मत ना करो, आंसर बताओ सभी जल्दी से। जल्दी से भैया आंसर बताओ, क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, पहले वाले केस को बोलते हैं भैया हम आइसोटोप्स, इस वाले को आंसर बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इसे बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, इस केस को बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है भैया, यानी कि ऐसा याद रख सकते हो, टॉप लेवल पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनी हुई है भैया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनी है, टॉप लेवल पर बनी हुई है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भैया हमारे किस पे है, जेड पे डिपेंड करती है, और जेड हमारा कैसा है भैया, सेम है, टॉप लेवल पे है। ठीक है, अगला है फॉर्मेट, यदि ऐसा हो, बाय द वे ऐसा हो, मान लो 6C12, मान लो 6C12, और मान लो ऐसा हो जाए बाय द वे 7 and 12, बाय द वे का केस है, सपोज डेट बताया मैंने ये आपको। अगर आपका इस बार आपका क्या हो रहा है भैया, जेड की वैल्यू कैसी हो रही है, डिफरेंट हो रही है। जेड की वैल्यू कैसी हो रही है भैया, डिफरेंट हो रही है, और ए की वैल्यू कैसी हो रही है इस केस में, सेम हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसे क्या बोलते हैं। आप कहोगे इसे बोलते हैं आइसोबार्स, यानी कि इसे बोलते हैं संभारिक। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे भैया, संभारिक। ठीक है, एक आइसो न्यूट्रॉन्स भी होता है भैया, केस थर्ड।
केस थर्ड होता है हमारा आइसोन्यूट्रॉन। ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है 7n13 बाय द वे, और ऐसा हो सकता है 6c12, 6c12। ठीक है भैया। तो यदि इसमें ऐसे वाले को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो n की वैल्यू इसमें भी 6 आ रही है और इसमें भी कैसी आ रही है भैया, n की वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब है a और z कैसे रहे हैं भैया, हमारे डिफरेंट रहे हैं, लेकिन केवल एक चीज मिल जावे इसमें, n की वैल्यू कैसी हो जावे, डिफरेंट हो जावे। वो a की वैल्यू कैसी हो जाएगी भैया, हमें n की वैल्यू कैसी हो जाए भैया, सेम हो जावे। तो इस केस में इसे आइसो न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाने हैं। ठीक है, अब मुझे कराने की इसमें जरूरत नहीं पड़ने की भैया। जल्दी से एक बार नोट करने के बाद जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भाई, आपको अगली दो टर्म्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दो एक नोट पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना भैया। कुछ नोट पॉइंट है इस वाले असाइनमेंट की आपको। देखो आपने दो चीजें पढ़ी होगी, दो चीजें पढ़ी होगी भैया। एक तो होता है हमारा पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। एक होता है पेयर एनिलेशन, पेयर एनिलेशन। एनिलेशन क्या किस किस स्टूडेंट ने इसका नाम सुना भैया, जल्दी से बताओ। इसे बोलते हैं युग्म, युग्म उत्पाद। और इसमें क्या बोलते हैं भैया, युग्म विनाश। जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंटों ने ये दोनों टर्म्स पढ़ रखी है अच्छे से, युग्म विनाश। जल्दी से बताओ भैया कितने स्टूडेंटों ने ये वाली दोनों टर्म्स पढ़ रखी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भैया। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने ये वाली टर्म्स पढ़ी हैं क्या दोनों? अगर पढ़ी हो तो यस लिख दो, ना पढ़ी हो तो कोई दिक्कत समस्या ना भैया। जल्दी से बताओ क्या होती है, किसी ने अगर पढ़ी हो अच्छे तरीके से। क्या पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन पढ़ा हो, 12th क्लास में तो जरूर पढ़ा होगा भैया आपने। चलो अगर किसी ने ना पढ़ा तो मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा पेयर में किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है, देखो अगर मैं एक गामा का डिके करता हूँ, यानी कि एक गामा को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, तो आप क्या हो गए, यहाँ से ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव मिलते हैं, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव मिलते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास फोटोन है। ये क्या है, हमारा फोटोन है। जब एक फोटोन को खत्म करने की बारी आती है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये होता है हमारा पॉजिट्रॉन। क्या होता है भैया हमारा, ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और ये होता है भैया हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भैया ये हमारा इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे होगे कि एक पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, एक पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब चार्ज रहे डिफरेंट और चीजें रहे एक जैसी, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पाद। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं, युग्म उत्पाद। यानी कि पेयर के साथ कोई चीज, मतलब पेयर के साथ प्रोड्यूस हुई है। तो अगर आप, क्या ये इक्वेशन, चलो दूसरे तरीके से मैं आपसे कहता हूं, क्या ये इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है, जल्दी से बताओ।
ये वाली इक्वेशन क्या चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है? तो आप कहोगे बिल्कुल करती है। कैसे करेगी भाई? मैं कहूँ फोटोन पे चार्ज कैसा होता है? 0 इजिकल टू ई पे इस पे चार्ज कैसा होता है? +1 और प्लस ई पे ये चार्ज कैसा है? -1। तो आप कहोगे इधर की वैल्यू भी 0, इधर की वैल्यू भी कैसी आ गई? 0। तो इसका मतलब है ये वाली पेयर प्रोडक्शन में ये वाली इक्वेशन कैसे करती है? क्या करती है भैया? क्या करती है भैया? यो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। क्या करती है? यानी कि पहले भी 0 ही था और किसी भी चीज को बनने के बाद भी कैसा हुआ? 0। कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि भैया अगर कोई चीज ना तो आप नष्ट कर सकते ना आप बना सकते, केवल कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको जो चीज पहले जितनी थी उतनी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 2 किलो चीज लेकर चली, आपने 3 किलो बना दी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है भैया? तो ठीक इसी प्रकार से आपने अगर किसी नेगेटिव चीज को लेकर चलो और कोई रिएक्शन कराए तो वो नेगेटिव मिलेगी आपको। ठीक है? अगर 0 लेकर चलोगे तो 0 मिलेगी। तो चार्ज कंजर्वेशन लो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। तो यदि कोई भी एक चीज से 2 पेयर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर एनिलेशन को कैसे बोलते हैं? यदि सेम टू सेम इसी दो दो मान लो पेयर को अपोजिट अपोजिट को लेकर चले और कैसे होगी भैया हमारी? ये कैसे होगी हमारी? ये दोनों खत्म होने के बाद, अरे एक विशेष बात है, जब ये दोनों आपस में खत्म होते हैं तो 2 फोटोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं भैया? 2 फोटोन निकलते हैं। अभी भी आप देखोगे ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? हमारा पॉजिट्रॉन है। और ये क्या बनाया भैया हमारा? ये क्या बनाया? हमारा फोटोन बनाया। तो अगर आप इसके चार्ज पे जाओगे तो आप क्या होगे? -1। और पॉजिट्रॉन का कैसा है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। यानी कि ये नेगेटिव और ये कैसा? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस पे कैसा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव। और अभी भी फोटोन चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा आना है? 0 ही आना है। ठीक है? और ये क्या रहती है हमारी? अभी भी ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रही है। यानी कि आप कभी पेयर प्रोडक्शन के साथ जाओ या पेयर एनिलेशन के साथ जाओ या युग्म उत्पाद के साथ जाओ जो, या युग्म विनाश के साथ, तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ दोनों ही केस में फॉलो होता है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ दोनों ही केस में कैसा होता है भैया? फॉलो होता है। जब दो चार्ज को, मतलब किसी भी एक न्यूट्रल वाली चीज से 2 अलग अलग डिफरेंट चार्ज मिले तो हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। यदि 2 डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को आप खत्म करते हो तो युग्म विनाश होता है 2 गामा। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना? नोट कर लो भाई। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन क्या होता है, युग्म उत्पाद तथा युग्म विनाश क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे बता पा रहे होगे। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहे होगे। अगर आप किसी भी चीज को खत्म कर रहे हो, किसी भी चीज को खत्म कर रहे हो तो आप डिका बोलते हो, उसे डिके बोलते हो। तो आप कह रहे हो यहाँ पे गामा का डिके होने पे क्या बनना है? ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव बनना है। ठीक है भैया? कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार सभी थंब कर दो भैया साथ साथ, फिर आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स थी ये हमारी, एक बार नोट कर लेंगे। सभी अपनी कॉपी पेन पेंसिल रबड़ कटर साथ में लेकर बैठा करो, जिससे कि आपको इसकी प्रॉब्लम ना रहे किसी भी चीज को करते वक्त। ठीक है भैया? ठीक है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कह लगा क्वेश्चन के तौर पे, अब बताना आपको आंसर क्या रहने वाला है भैया हमारा। क्वेश्चन है हमारा और सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जब हम किसी भी फोटोन को क्या करते हैं? डीके करते हैं, द डीके ऑफ फोटोन, द डीके ऑफ फोटोन इनटू, और ये किस किस में बनता है? एक तो इलेक्ट्रॉन में बनता है, एन इलेक्ट्रॉन इनटू एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में बनता है और एक पॉजिट्रॉन में बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पहला ऑप्शन है आपके पास, क्या बीटा डीके बोला जाएगा? ठीक है। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है क्या मेसोन डीके बोला जाएगा?
और तीसरा ऑप्शन है क्या पेयर प्रोडक्शन बोला जाएगा। और इसका डी ऑप्शन है क्या यो पेयर एनिलेशन बोला जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया सभी। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के। यानी कि वो कह रहा है जब एक फोटोन को आप खत्म करते हो तो क्या उसमें से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जल्दी से बताओ। इसे हिंदी में बोलते हैं भैया युग्म, युग्म उत्पाद। और इसे बोलते हैं भैया युग्म विनाश। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है। तो ज्यादातर स्टूडेंटों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही बताया भैया। इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, वो कह रहा है जब एक फोटोन को आप डिके करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक क्या मिलता है, पॉजिट्रॉन मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भैया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं भैया, पेयर प्रोडक्शन, यानी कि युग्म उत्पाद बोलते हैं भैया इसे। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ से आपको एक बात पक्की पता लग रही होगी कि ये वाली चीज है हमारी, एक नोट पॉइंट में भी आप लिख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, नोट पॉइंट में भी, कि यदि हमारा क्या है मतलब ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसे खत्म करने के लिए वो क्या जुड़ रहा है, देखो फोटोन पे चार्ज कैसा था, आप कहोगे फोटोन पे चार्ज था 0, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा था नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को किसने खत्म करा, ई पॉजिटिव ने। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है यहाँ पर, जल्दी से आंसर बताओ भैया। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। क्या होता है भैया, पॉजिट्रॉन। ठीक है भाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है भैया, प्रतिकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन। कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात आप अच्छे तरीके से समझ गए। अगर ये वाली बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होंगे। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज द, इज द एंटी, एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल ऑफ, यानी कि पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल होता है जल्दी से बताओ। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का होता है, बी प्रोटॉन का होता है, और सी आपका क्या न्यूट्रॉन का होता है, और डी ऑप्शन है भैया मिसोन्स का होता है। जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है इसका। जल्दी से, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बताया भैया, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और जल्दी से अब आप अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है, अभी आपको मैं लास्ट टाइम पे बीटा डीके में बता के आया हूँ इसकी वैल्यू। पी प्लस अगर नेगेटिव न्यूट्रल आ रहा है तो क्या चीजें हमें मिल रही है। पहला ऑप्शन है आपका, क्या आपको न्यूट्रॉन मिल रहा है, और बी आपको क्या इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया। और डी है हमारा ए और बी बोथ, क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल रहे हैं, और डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या इसका आंसर रहने वाला है सभी। ठीक है, जल्दी से बताओ।
अभी मैं आपको लास्ट टाइम पे इसका आंसर बता कर आया था कि भैया ये वाली सारी टर्म्स जो इक्वल होती है, यानी कि अगर प्रोटॉन को आप मेसोन्स नेगेटिव इसमें से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, आपको मैं एक टर्म्स बता के आया था, एन जो बनता है वो पी प्लस ये इस तरीके से बनता था। और एन को क्या बोला आपने, जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या बताया आपने जल्दी से। तो आपने बताया भैया न्यूट्रॉन। तो ये इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताना भैया सभी, जल्दी से कमेंट करने के बाद में, क्या इसकी टर्म्स रही होगी। अगर जेड पी ए, मान लो कोई भी पी पार्टिकल है और यहाँ पे इसमें एक बढ़ रहा है और वो आर बन जा रहा है ए ऐसे कैसी, और यहाँ पे न्यून्स है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें, ऑप्शन नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या आता था, अभी लास्ट टाइम पे ही बता के आया हूँ मैं आपको, ये इसमें बीटा डीके में। जल्दी से बताओ भैया क्या आता था यहाँ पे। जल्दी से बताओ भाई यहाँ पे क्या आता था। क्या जो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ क्या वे वाली टर्म्स आती थी, -1 β 0। जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स आती थी भैया, जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स आती थी आपकी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने, यही टर्म्स आती थी भैया हमारी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भैया। तो अभी मैं आपको कुछ और टर्म्स बताता हूँ, आप अब रेडियो एक्टिविटी में तुरंत घुस जाओ। ठीक है भैया, रेडियो एक्टिविटी में तुरंत घुस जाओ। अब थोड़ा रेडियो एक्टिविटी की चीजें देख लेते हैं। ठीक है, इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि अब ऑर्डर की नंबर आ गया भैया, ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पेनिट्रेटिंग पावर पे है भैया, भेदन क्षमता पे है, भेदन क्षमता, यानी कि कितनी सारी चीजों को भेद कर चली जाती है। भेदन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना भैया, भेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना, पावर द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, द रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर लिस्टेड एज, किस तरीके से लिस्टेड है, किस तरीके से रखे गए हैं भैया। ठीक है भैया, ऑप्शन दे रखा है आपको, आपको तो इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आप इसका आंसर ऐसे ही डायरेक्ट भी बता सकते हो कि बढ़ती हुई टर्म्स क्या हुआ है। ठीक है भैया, आपको इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होती। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, एक बार नोट करेंगे।
तो आप सभी का ऑप्शन आ गया होगा, आई होप कि क्या है आप सभी का, जल्दी से बताओ। आपका बी ऑप्शन आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है भैया, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा भेदन क्षमता। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है भैया, गामा की होती है। किसकी होती है, गामा की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या आंसर है होगा भैया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि क्या रहने वाली है भैया, ऐसे वालों की। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन हो गया टी बार इजिकल टू 1.48 टी। अच्छा, मैं इसे हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। इसे बोलते हैं माध्य जीवन, माध्य काल भी कह सकते हो आप इसे। इसे कहते हो अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है भैया, ऑप्शन बताना जल्दी से क्या रहने वाला है इसका। और बी ऑप्शन है भैया इसका टी इजकल टू 1.44 इधर टी बार। ठीक है, और इसका सी ऑप्शन है हमारा टी बार इजिकल टू 1.444 टी। थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, गुमराह नहीं होना। टी बराबर 1.46 टी बार। ठीक है भैया, टी बार। जल्दी से ऑप्शन बताओ क्या रहने वाला है इसका, जल्दी से बताओ क्या रहने वाला है। टी बार इजिकल टू 1.44 टी, टी बार इजिकल टू, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन बिल्कुल सही बताया भैया, गुमराह होने की कोशिश नहीं करनी, तुरंत समझ जाना है अच्छे तरीके से कि हमारा क्या ऑप्शन रह जाना है, टी ऑप्शन रह जाना है। भैया टी बार होता है हमारा कितना, 1.44 टी। ठीक है भैया, ये इसका आंसर हो जाना था। ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, यानी कि अर्धायु काल और क्षय नियतांक में क्या रिलेशन है, ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, या एलिमेंट कर लो भैया सब्सटेंस की जगह, एलिमेंट इज। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है भैया, क्या टी हाफ इतना रहने वाला है, 0.693 लैम्बडा। बी ऑप्शन है क्या ये रहने वाला है, टी हाफ इजिकल टू 0.693 लैम्बडा। क्या सी ऑप्शन ये रहने वाला है, टी हाफ इजिकल टू लैम्बडा अपॉन 0.693। क्या ये टर्म्स रहने वाली है, क्या आपकी डी ये टर्म्स रहने वाली है, टी हाफ इजिकल टू 0.693। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर है। बिल्कुल सही बता रहे हो भैया, बिल्कुल सही बता रहे हो आप आंसर, कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है भैया, ये आपसे कह रहा कि अर्ध आयु काल और किसमें, छह नियतांक में आपसे पूछ रहा, छह नियतांक में। तो इन दोनों में पूछ रहा आपसे, तो इसका तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये रिलेशन अच्छे से पढ़ रखा था। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी भी स्टूडेंट को।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह आपका कितनी बारी पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, और सभी का इसका आंसर मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही आ जाना चाहिए भैया। गामा रे आर इक्वलेंट, यानी कि गामा रे किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके बराबर होता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है भैया इलेक्ट्रॉन के होता है क्या। बी ऑप्शन दे रखा है आपको क्या फोटोन के इक्वल होता है। सी ऑप्शन दे रखा ए और बी दोनों के भी होता है। और डी ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आ जाना चाहिए था भैया अब तक तो आंसर आपका। जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है इसका। यानी कि गामा रे किसके इक्वलेंट होता है भैया, तो आपको गए भैया फोटोन के, बिल्कुल सही और बताया आपने, बिल्कुल सही, एकदम बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, आपने इसके बारे में पढ़ भी रखा है। ठीक है भाई, बाय द एमिशन, बाय द एमिशन, एमिशन ऑफ गामा रे, बाय द एमिशन ऑफ गामा रे फ्रॉम द, फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस द एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर विल बी। यानी कि गामा रे में जब गामा रे निकलता है न्यूक्लियस से, एमिशन होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या चेंज होता है, वो आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या होता है भैया, पहला ऑप्शन है घटता है, क्या घटता है आपका। बी है क्या बढ़ता है, और सी है सेम रहता है क्या, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर बता दो भैया कमेंट करके क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, नो चेंज, बिल्कुल बढ़िया। गामा डीके में कुछ नहीं होता, सेम बना रहता है। यानी कि जब गामा किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो क्या होता है गामा किरणों का उत्सर्जन में, उत्सर्जन में, ठीक है भैया, यानी कि परमाणु क्रमांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु क्रमांक पे, तो कैसा रहता है, परमाणु क्रमांक कैसा रहता है, समान रहता है भैया, कैसा रहता है, समान, यानी कि नो चेंज। ठीक है, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। चलो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ, और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट टाइम पे भी बता के आया था कि ड्यूट्रॉन के बनने पे स्पिन का क्या इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है भैया बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी कि जब ड्यूट्रॉन बनता है तब द स्पिन, स्पिन कैसी रहती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जल्दी से बताओ ऑप्शन लिखने से पहले। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कैसी रहती है, आंसर बता दो ऐसे ही विदाउट ऑप्शन के। आपको बता रखा था, बिल्कुल सही बताया भैया, पैरेलल होती है। कैसी होती है भैया, पैरेलल होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। चलो
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भैया, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। ठीक है, मास इक्वा वैलेंस एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय, यानी कि मास एनर्जी रिलेशन किसने दिया था? जल्दी से ऐसे विदाउट ऑप्शन कमेंट करके बता दो किसने दिया था भैया। यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा नियम, द्रव्यमान ऊर्जा नियम किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट थे? जल्दी से बताओ कमेंट करने के बाद। तो आप कहोगे आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था भैया? आइंस्टीन ने दिया था। एक बार नोट कर लेंगे, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल अच्छा बताया, एकदम कोई दिक्कत समस्या ना। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया? जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया? लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया? विदाउट ऑप्शन बता दो जल्दी से, विदाउट ऑप्शन बता दो। किन किन दो साइंटिस्टों ने इसका दिया था भैया? जल्दी से बता दो भैया, किन किन दो साइंटिस्टों ने इसको दिया था? जल्दी बताओ, बोर और वेलर। ठीक है, सही बताया, बोर और वॉलर ने दिया था भैया, वॉलर ने दिया था। ठीक है भैया, बोर और वॉलर ने। बोर और वॉलर ने इसका सिद्धांत दिया था भैया। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया है, कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल कहाँ पे हो गया? ऑप्शन थोड़ा ध्यान से समझ कर और जल्दी बताना भैया सभी, कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने दिया, लिक्विड मतलब फेल कहाँ पे हुआ? लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, कहाँ पे फेल हो गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में, न्यूक्लियर, यानी कि जिन न्यूक्लियर रिएक्शनों में कैसी एनर्जी थी? हाई एनर्जी फॉर हाई एनर्जी, जिनमें हाई एनर्जी थी उसमें फेल हुआ था। ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बी ऑप्शन एक्साइटेड स्टेट में, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई में। ठीक है भैया, स्पिन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताने में, डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर में। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है इसका। अरे वाह, सभी ने ज्यादातर ऑप्शन बताया भैया, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल हाई एनर्जी अधिक ऊर्जाओं के लिए भी काम करता है, उत्तेजित अवस्था के लिए भी काम, मतलब काम नहीं करता, सॉरी फेल हो जाता है। और स्पिन, ठीक है भैया, स्पिन और उसके लिए भी, स्पिन एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए भी काम करता है। ठीक है भैया, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी से बता देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, आप अच्छे तरीके से समझ रहे होगे।
ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज आर नॉट विच आर नॉट द मैजिक नंबर, यानी कि कौन सा मैजिक नंबर नहीं है। तो मैजिक नंबर से भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो 1, 10, 18 टू 820 नहीं पूछ रहा है, एक बार वो भी ध्यान दे लेना। ठीक है भाई, 28, 50 और 82, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से ऑप्शन बताओ भैया, क्या रहने वाला है? नन ऑफ दिस, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बताया। क्या हो जाएगा हमारा? 1 ये नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूँ मैजिक नंबर में का क्या हो सकता है केस, मैजिक नंबर किसका केस हो सकता है? तो मैजिक नंबर किस चीज से जुड़े हुए होते हैं मैजिक नंबर? तो भैया न्यूक्लियस में से किसी भी एक चीज से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसका आंसर सभी को बताना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं भैया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बी कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सी ऑप्शन है द नंबर ऑफ, यानी किसी में से भी एक, वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक में से या तो पी मिल जा, या तो पी मिल जा, या एन मिल जा, या तो प्रोटॉन मिल जा, या न्यूट्रॉन मिल जा, कोई सा भी एक। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दी अबोव। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? क्या आंसर आने वाला है इसका? बहुत से बच्चों ने ऑप्शन दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर ए की भी दिया है। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन? नहीं भाई, मैजिक नंबर तो न्यूट्रॉन से भी जुड़े हो सकते हैं। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये हो सकता था लेकिन बस खाली प्रोटॉन थे, तो वो कह रहा था नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस, या तो प्रोटॉन में से होगा या न्यूट्रॉन में से हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहने वाला है भैया इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है भाई, तो कुछ ये थे हमारे असाइनमेंटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी इनमें। तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से भैया तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आपको ये असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है भैया, अच्छा एक नोट पॉइंट लिख लो भैया। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि पाई मिसोन्स थ्योरी किसने दी थी भैया? पाई मिसोन्स थ्योरी एक साइंटिस्ट ने दी थी, उस साइंटिस्ट का नाम था युकावा। युकावा। ठीक है भैया, किसने दी थी? युकावा ने। ठीक है भैया, किसने दी थी भैया? युकावा ने। नोट कर लेंगे अब तक का। और मैं आपके एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, अगर जो इस वाली यूनिट में से आए हुए होंगे तो आपके। एक बार यहाँ तक की चीजें नोट कर लेंगे भैया।
ठीक है, एक बार यहाँ तक की चीजें नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकेंगे बस, मैं आपको कुछ चीजें वे देख लूँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी करा दूँ साथ साथ में। ठीक है सर, क्लास टाइम चेंज नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, अब तो भैया पढ़ने का टाइम है आपका। बड़ी मुश्किल से तो आपकी आपकी टाइम टेबल हुई है भाई। कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, ये भी आप नोट कर लो भैया। पैकिंग फ्रिक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एन आइसोटोप, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एन आइसोटोप क्या होता है, इसका भी एक आपसे क्वेश्चन पूछ रखा भैया उसने। ठीक है भैया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में ले लो, देखते हैं भाई, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल चलन दो, आज तो स्टार्ट हुई है भाई, आज से पहले ही कर रहे हो। हर चीज़ें बस सुविधा से लेना चाहते हो, है भाई। हर चीज़ें सुविधा से लेना चाहते हो, कुछ पढ़ते वक्त कुछ टाइम सभी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक दो चीज़ें में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कोई वो अलग चीज़ है वो। तो एक बार हिंदी वाले नोट करेंगे ये क्या होता है, एक बार हिंदी वाले नोट करेंगे भाई ये क्या होता है। किसी किसी पैकिंग फ्रिक्शन वाले का, किसी समस्थानिक किसी समस्थानिक के वास्तविक 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 परमाणुक परमाणुक द्रव्यमान वास्तविक परमाणुक द्रव्यमान m तथा इसकी इसकी द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए के अंतर को अंतर को अंतर में द्रव्यमान संख्या के भागफल को उस समस्थानिक का संकुलन गुणांक संकुलन गुणांक कैपिटल पी कहते हैं, कैपिटल पी कहते हैं। कैपिटल पी का फॉर्मूला होता है कैपिटल पी इजिकल टू एम माइनस ए अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है भैया, ये फॉर्मूला आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। एक बार
इंग्लिश वाले भी नोट कर लेंगे ये क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एन आइसोटोप, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल atomic mass capital M of an isotope and its mass number capital B capital A divided by the mass the mass number defined as defined as the packing fraction capital P of the isotope। ठीक है भैया, नोट कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया जिनकी वैल्यू ए ज़्यादा होगी, देखो जिनकी वैल्यू हमारी एम की वैल्यू ज़्यादा होगी और ए की वैल्यू कैसी होगी भैया, यहाँ पे ए की वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हमेशा पॉजिटिव आओगी। लेकिन अगर इसमें से पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ आइसोटॉप्स में अगर मैं आपसे क्या लगूँ, चलो जल्दी से इस फॉर्मूले में रख कर एक टर्म्स बताइए भैया, इस फॉर्मूले में रख कर एक टर्म्स बताइए बहुत अच्छी सी। 6C12 के लिए एपीएफ की वैल्यू कितनी रहेगी, जल्दी से बताओ। 6C12 के लिए कितनी वैल्यू रहेगी इसकी, अगर मैं इसे देखने लगाऊं 6C12 के लिए वैल्यू कितनी रहेगी, जल्दी से बताओ भैया क्या रहने वाली है। जल्दी बताओ भैया 6C12 के लिए कितनी रहने वाली है वैल्यू, पैकिंग फ्रैक्शन पी कितना रहने वाला है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या रहने वाला है, कैपिटल पी। जल्दी बताओ भैया क्या रहने वाला है भैया। तो इसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है भैया, 0। ठीक है भैया, कैसे होती है भैया, 0 होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा 0 कैसे होती है। अगर मैं आपसे कहने लगूं इस ये आइसोटोप जो है ये 12 में आपको इस तरीके से मिल रहा है, 12 मिल रहा है, और इसका अगर आप सी का एक्चुअल मास भी देखोगे तो वो भी क्या होता है, 12 होता है। तो 12 में से 12 जाएगा और डिवाइड आप 12 ही करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा ना। हाँ भैया 0 ही आएगा ना। तो ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, जल्दी से लिख लो एक बार सभी। कुछ एक आधे और नोट पॉइंट लिख लो, अगर आपको एक कुछ और नोट पॉइंट लिखने हैं। अगर आपसे कोई पूछा लगा 1 MeV या उससे ज़्यादा है, या 1 MeV से ज़्यादा है, या वैसे तो ये 4th यूनिट में आने वाले थे, इससे ज़्यादा वाले अगर बाय द वे हमारे पास न्यूट्रॉन निकल रहे हैं किसी भी चीज़ में से, तो 1 MeV से और 1 MeV से ज़्यादा वाले को बोला जाता है फास्ट न्यूट्रॉन। क्या बोला जाता है भैया, फास्ट न्यूट्रॉन। याद रखना ये वाले टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है भैया, और जिनकी एनर्जी एक लेस देन
एक ईवी से कम होती है जिनकी एनर्जी, लेस देन एक ईवी से कम होती है जिन न्यूट्रॉन की एनर्जी, उन्हें बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन। कैसे बोलते हैं भैया? स्लो न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, नोट कर लो भाई सभी एक बार। अच्छा, एक नोट पॉइंट लिख लो, एक नोट पॉइंट और है कि भैया जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता होगा, न्यूट्रॉन, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ कितनी होती है? तो आपको टर्म्स याद रखनी, 12.8 मिनट, यानी कि 12.8 मिनट में आधा हो जाएगा वो। ठीक है, 0.3 वालों को सब स्लो रहे होंगे भैया, लेस देन ए की भी 0.3 वालों को भी वही। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं भाई। पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए सबसे कम होगा अगर ऑप्शन आपको दे दिया जाए? चलो छोड़ो, उसमें भी इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है इसका। चेक कर लो भैया, स्लो वाला एक ईवी है। ठीक है भैया, स्लो वाला एक ईवी है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी कंप्लीट कर लियो भाई। जब आपके पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एक बार तब और ले लेंगे भैया इससे। आप एक बार यहाँ तक का देख लेना। कल आपकी सही टाइम पे आपकी कौन सी क्लास होगी भैया? यूनिट 4 चलेगी आपकी। ठीक है भैया, यूनिट 4 चलेगी। सही 7 बजे आप सभी प्रेजेंट रहे। ऑल द बेस्ट सभी को।